हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की बात चल रही थी। बी फार्मा 5th सेमेस्टर 3rd ईयर की बात चल रही थी हमारी। यूनिट 3rd हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, जिसका पहला पार्ट फार्मेसी एक्ट पिछले लेक्चर के अंदर 4 लेक्चरों के अंदर ख़त्म किया है मैंने। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस फॉर बी फार्मा 5th सेमेस्टर सर्च करिए और वहाँ प्लेलिस्ट है जहाँ 4 लेक्चर अवेलेबल हैं। काफ़ी अच्छे लेक्चर्स हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में मैंने पढ़ाया हुआ है। और आज हम लोग अपना दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, मेडिसिनल एक्ट की तरफ, मेडिसिनल एंड नारकोटिक एक्ट, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, जो कि हमारी 3rd यूनिट के 2nd पार्ट है सिलेबस का। ठीक है, जिसमें भी हमें बिल्कुल सेम चीज़ें ही पढ़नी है जो वहाँ थी। ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशंस, लाइसेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड एंड आउटसाइड बॉन्ड, एक्सपोर्ट ऑफ एल्कोहलिक प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी प्रिपरेशंस, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ एट लास्ट पढ़ेंगे हम लोग। तो लगभग इतना है, तो कोशिश करूँगा 4-5 लेक्चर के अंदर इसको भी ख़त्म करेंगे। आज जो है कुछ हेल्थ ठीक नहीं है, हालांकि आप लोगों को पता है पिछले 15-20 दिनों से बड़ा ठीक ठाक चल रहा है। ग्राफ जो है वो कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे, तो कोई बात नहीं, चलते हैं हम लोग अपने सिलेबस कवर करते हैं। जितना लेक्चर मैं ले पाऊँगा उतना आपको पढ़ाऊँगा आज। अगर पढ़ा लेक्चर हो सकेगा तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अप्रॉक्स 40 मिनट का लेक्चर मैं बना सकूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो अल्कोहल जो है वो एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है और एक्सलेंट प्रिजर्वेटिव है और एक थेरेपेटिक एजेंट भी है। हाउएवर इट लाइकली टू बी मिसयूज्ड एंड इट कुड बी अ ड्रग ऑफ एडिक्शन। लेकिन इसका मिसयूज़ भी हो सकता है, लोग पीते हैं, आप लोगों को पता है, अल्कोहल, और उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो बिफोर इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट देयर वाज chaotic condition prevailing the country in relation to price structure of alcohol as a raw material and formulation containing alcohol. Some states were rich in production of alcohol while others are utilizing this as raw material in manufacture of formulation. In the absence of uniform excise policy, the price structure of alcohol containing medicine was varying from state to state within the country. In order to overcome this difficulty and to ensure that uniform structure of excise duty for alcohol product exists, the act was enacted. The act is effectively implemented throughout India from 15th April 1957. The act has 11 chapter and 21 sections. जैसे आप लोगों ने पिछले एक्ट के बारे में, फार्मेसी एक्ट के बारे में मैंने जो चीज़ें बताई थी, उसी तरह इसके बारे में समझिए कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, आप लोगों को जानकारी भी होगी शायद, जो अल्कोहल प्रोडक्शन में बहुत रिच हैं, जहाँ अल्कोहल बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, जहाँ ज़्यादा होती है चीज़ें वहाँ उसका मिसयूज़ हो रहा होता है, उसका प्राइस कम होता है। और दूसरे बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ अल्कोहल कम होता है, जहाँ कम होता है वहाँ उसका रेट बहुत हाई होता है। तो क्या हो रहा था, भारत के अंदर ही एक मान लीजिए नॉर्थ एरिया में वो अगर बिक रहा है 40 रुपये लीटर, एक एवरेज की बात करें तो साउथ एरिया में पता चला वो बिक रहा है 400 रुपये लीटर। तो एक ही कंट्री के अंदर इतना प्राइस वेरिएशन ना हो, और हो सकता है कि जहाँ 40 बिक रहा है वहाँ उसका मिसयूज़ भी हो रहा हो, लोग उसे एडिक्ट हो रहे हैं, उसे पी गए। तो इस सब को रोकने के लिए लोगों ने क्या किया, एक पूरी पॉलिसी लाई कि हम पूरे देश को इकट्ठा करेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहता तो क्या होता, हर स्टेट अपने आप में कंट्री बन जाता, फिर भारत की अखंडता नहीं रहती, जो एक वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है गवर्नमेंट ने कोशिश की कि हम सारे स्टेट को एक साथ बांधने की कोशिश करें। तो यही है इस एक्ट के अंदर। ये 15 अप्रैल 1957 में लागू हुआ था और इस एक्ट में 11 चैप्टर हैं, 21 सेक्शन हैं। जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आप लिख सकते हैं, इजी है, और अब आपको इतनी चीज़ें समझ में आने लगी हैं। ऑब्जेक्टिव क्या थे इस एक्ट के, तो ये 1955 में पास हुआ था। इसके ऑब्जेक्टिव थे टू प्रोवाइड फॉर द कलेक्शन ऑफ लेवी एंड ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज ऑन मेडिसिनल एंड टैबलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग एल्कोहल, नारकोटिक ड्रग्स और नारकोटिक्स। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में नारकोटिक वर्ड का यूज़ किया था। वो ड्रग्स जिनका अपना एक नारकोटिक एक्शन है, एल्कोहल जो है ये भी अपने आप में एक एडिक्टिव चीज़ है, तो इस सब को जो है
एक बिल्कुल सूत्र में बांधने के लिए कि इनका कहीं बहुत ज़्यादा मिसयूज़ ना हो सके। ऐसा ना हो कि बस 400 लीटर एक साथ भल्ला है, 300 लीटर का यूज़ किया, 100 लीटर बेच दिया, इस तरह की चीज़ें ना चलें। टू प्रोवाइड फॉर यूनिफॉर्मिटी इन रूल्स एंड रेट्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी, रेट हम लोग पूरी कंट्री में एक कर सकें। टू प्रोवाइड द मिसयूज़ ऑफ एल्कोहल, पहले बताया। टू प्रोवाइड फॉर एग्जॉस्टिव रूल्स एंड प्रोविजन फॉर प्रोवाइड टू कवर ऑल टाइप ऑफ प्रिपरेशन कंटेनिंग एल्कोहल इंक्लूडिंग होम्योपैथिक प्रिपरेशन। तो और जितनी प्रोसेस होती हैं उसमें वेस्टेज को रोकने के लिए, क्योंकि अल्कोहल ऐसी चीज़ है जिसका वेस्टेज बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, मैंने भी प्रैक्टिकल्स किया हुआ है, तो बड़ा मतलब वेस्टेज होता है अल्कोहल का, क्योंकि पूरी तरह से लिक्विड है। तो इसका पूरी तरह से एक बनाने के लिए कि कोई वेस्टेज ना कर पाए, इसको केयरफुली हैंडल करे। वरना क्या था, लोग 400 लीटर लेते थे, 100 लीटर तो उनका वेस्टेज ही हो जाता था, 100 नहीं तो 50। तो इस सब को रोकने के लिए मतलब एक एग्जाम्पल, एक छोटी सी ट्रिक बना के आप माइंड में फिट करते जाइए। वहाँ की थ्योरी आपको दिखा रहा हूँ, आप नोट डाउन करते रहें। कुछ डेफिनेशंस हैं। अल्कोहल का मतलब तो आपको वैसे भी पता है, वो लिखी हुई है, ड्यूटिएबल गॉड्स। ठीक है, इट इंक्लूड्स द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल एज बीइंग सब्जेक्टेड टू ड्यूटीज ऑफ एक्साइज लिवीड अंडर दिस एक्ट। मेडिसिनल प्रिपरेशन, ठीक है, ये टर्म आ रहा था। इट इंक्लूड्स द ड्रग यूज्ड एज रेमेडी और प्रेस्क्रिप्शन प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स एंड ऑल सब्सटेंसेज इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर और इन ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स। तो वैसे भी आपको पता है मेडिसिनल्स वो होती हैं जो कि किसी डिज़ीज़ से लड़ने के लिए, किसी डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए या उसके प्रिवेंशन के लिए यूज़ होती है। जैसे आपको पता है 2 तरह की चीज़ें होती हैं। पहला होता है वैक्सीनेशन, ठीक है, जिससे हम लोग उस वायरस से, उस बैक्टीरिया से, उस इन्फेक्शन से, उस डिज़ीज़ से लड़ सकें। और दूसरा होता है अगर वो डिज़ीज़ हमें हो गई है तो हम उसे क्योर कर सकें। ठीक है, तो ये सारे जितनी चीज़ें होती हैं ये होती हैं मेडिसिनल प्रिपरेशन। आप टॉयलेट प्रिपरेशन की बात करें तो द प्रिपरेशन इंटेंडेड टू बी यूज इन द टॉयलेट ऑफ ह्यूमन बॉडी और इन परफ्यूमिंग एपरल ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन और एनी सब्सटेंस इंटेंडेड टू क्लीनेज, इम्प्रूव और अल्टर द कॉम्प्लेक्सन स्किन, हेयर और टीथ एंड इंक्लूड्स डिओड्रेंट्स एंड परफ्यूम्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं टॉयलेट प्रिपरेशन के अंदर। देखिए डेफिनेशंस में कुछ भी ज़्यादा समझाने लायक नहीं है। फिर बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग और नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग, बहुत बड़े टॉपिक्स हैं ये हमारे। इन दोनों की एक डेफिनेशन देखते हैं। मीन्स द प्रमाइसेस और एनी पार्ट ऑफ द प्रमाइसेस अप्रूव्ड बाय द लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, जो मैंने आपको दोनों चीज़ें ऊपर बताई, कंटेनिंग एल्कोहल, ओपियम, इंडियम हेम्प, ये सारी नारकोटिक ड्रग्स हैं, एंड अदर नारकोटिक ड्रग्स और नारकोटिक्स ऑन विच ड्यूटी हैज़ नॉट बीन पेड। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है? पहली अंतर तो यही है, ड्यूटी पेड नहीं होती है बॉन्डेड में और नॉन बॉन्डेड में पेड होती है। ठीक है, वहाँ बिल्कुल सेम लिखी होगी यही डेफिनेशन, अप्रूव्ड एंड लाइसेंस्ड फॉर मैन्युफैक्चर्ड एंड स्टोरेज ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग एल्कोहल। ठीक है, तो बस अंतर क्या है? एक ही है, बॉन्डेड में नहीं पेड होती है ड्यूटी और इसमें पेड होती है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नॉन बॉन्डेड और बॉन्डेड का मतलब ये कि एक जगह लाइसेंस और दूसरी जगह बिना लाइसेंस। डीनेचर्ड स्प्रिट और डीनेचर्ड एल्कोहल की बात करें, मीन एल्कोहल ऑफ एनी स्ट्रेंथ विच हैज़ बीन रेंडर्ड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन बाय द एडिशन ऑफ सब्सटेंस अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ये चीज़ें कर सकती हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के नहीं कर सकता। और ऐसे एल्कोहल जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट हो जाए किसी सब्सटेंस के ऐड करने की वजह से या किसी अदर कोई क्वालिटी की वजह से। स्प्रिट स्टोर की बात करें, मीन्स दैट पोर्शन ऑफ द बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों में रहेगा, विच इज़ अ सेट अपार्ट फॉर द स्टोरेज ऑफ एल्कोहल, ओपियम, मतलब जितनी भी नारकोटिक ड्रग्स हैं इनको स्टोर किया जाएगा, परचेज फ्री ऑफ ड्यूटी और एट प्रेस्क्राइब रेट ऑफ ड्यूटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल ऑफ द एक्ट। तो जितनी चीज़ें खरीदी हैं उसका एक स्टोर होगा और इस स्टोर को बोलेंगे स्प्रिट स्टोर। वैसे भी आपको पता है कि स्प्रिट क्या होता है, एल्कोहल ही तो होता है। ठीक है, तो वो स्प्रिट स्टोर, वैसे ही टर्म समझ में आ गया। डेफिनेशन अंडर दिस एक्ट रूल चल रही थी, जिसमें 5वीं डेफिनेशन है हमारी सब स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। ठीक है, अब फार्माकोपियल प्रिपरेशन इन विच द अमाउंट ऑफ एनी of the various ingredient is below the minimum that the pharmacopoeial consumption world required। ऐसे सोच लीजिए कि आप सब्जी बना रहे थे, सब्जी तो खाते ही भैया, एग्जाम्पल है, समझ में आने जाएगा आसानी से। उसमें आपको नमक डालना था 1.5 चम्मच। ठीक है, एग्जाम्पल है, मैंने कभी सब्जी बनाई नहीं है, मुझे नहीं मालूम। तो उसमें आपने 1.5 की जगह अगर आधी चम्मच डाली तो डाला तो है, लेकिन क्या वो सब्जी खाने लायक होगी या उसे खा पाएंगे? वही यहाँ आती है बात। ठीक है,
तो जितना अमाउंट होना चाहिए था उससे अगर कम है, मिनिमम जितना होना चाहिए था माने 1.5 चम्मच होनी चाहिए थी, उससे कम है तो वो होगा सब स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। अ प्रोप्राइटरी मेडिसिन विच डज नॉट कन्फर्म टू द फार्मूला और द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट डिस्क्लोज ऑन द लेबल ऑन द कंटेनर और ऑन द कंटेनर। ठीक है, तो एक ये भी पॉइंट हो जाएगा कि जो फार्मूला लिस्ट ऑफ जो लेबल पे चीज़ें लिखी हुई हैं वो अंदर नहीं है, माने लिखा हुआ है कि 100 mg पैरासीटामोल और अंदर नहीं है पर्स में कितना 70 mg भी, तो ये भी एक सब स्टैंडर्ड प्रिपरेशन होती है। और सब स्टैंडर्ड प्रिपरेशन जो है वो जब मैं आपको DCA पढ़ाऊँगा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो मैं आपको बताऊंगा, आपने अगर यूनिट फर्स्ट पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन की बात करें तो दीज आर मेडिसिनल प्रिपरेशन विच आर कंसिडर्ड कैपेबल ऑफ बीइंग मिसयूज्ड एज ऑर्डिनरी अल्कोहल बेवरेज। अनरेस्ट्रिक्टेड की बात करें तो दीज आर द मेडिकल प्रिपरेशन विच आर कंसिडर्ड टू बी नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मिसयूज्ड एज ऑर्डिनरी अल्कोहल बेवरेज। ठीक है, तो पहले वाले में क्या था, जिसका खतरा था मिसयूज़ होने का, और दूसरे वाले में नहीं है। और कुछ डेफिनेशंस की बात करें तो नारकोटिक का क्या मतलब है, इट मीन्स कोका लीफ एंड इट्स डेरिवेटिव ऑफ ओपियम एंड इट्स डेरिवेटिव और इंडियन हैम्प आपने कोगनोसी में भी पढ़ी है, एंड एनी अदर सब्सटेंस कैपेबल ऑफ कॉजिंग और प्रोड्यूसिंग इन ह्यूमन बीइंग डिपेंडेंस, टॉलरेंस एंड विड्रॉल सिंड्रोम। तो वो होती हैं नारकोटिक ड्रग जो डिपेंडेंस कॉज करती हैं, टॉलरेंस कॉज करती हैं। मीन्स आज अगर हमने जो है 1 गिलास अल्कोहल पी लिया, 1 गिलास अल्कोहल कंज्यूम कर लिया, तो कल हमें लत लगेगी कि हम 1 गिलास एक ढक्कन और पिएं, फिर परसों 1 गिलास और आधा गिलास और फिर नरसों, मतलब चलता जाएगा ऐसा, उसका टॉलरेंस होता जाएगा कि फिर वो हमें एक अगर गिलास पिएंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, और विड्रॉल सिंड्रोम कि अगर उसको हम लोग ना एक दिन कंज्यूम करें तो हमें बड़ा अटपटा लगेगा, गुस्सा आएगी, हो सकता है वोमिटिंग हो सके, नोज़िया हो जाए, तो ये चीज़ें रहती हैं। एक्साइज कमिश्नर की बात करें तो ही और सी इज़ द हेड ऑफ द एक्साइज कमीशन ऑफ अ स्टेट एंड इंक्लूड्स अ प्रोविजन कमिश्नर और एन ऑफिसर डिजाइनेटेड इन एनी स्टेट फॉर द पर्पस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा एक्साइज ऑफिसर तो वहाँ नहीं बताऊँगा, तो यहाँ लिखी हुई हैं कि जो एक्साइज कमीशन का हेड होता है जो स्टेट का ही होता है। ठीक है, इंक्लूड्स अ प्रोहिबिशन कमिश्नर, वो प्रोहिबिशन कमिश्नर भी होता है, और एक ऑफिसर होता है जो कि किसी भी स्टेट में बनाया जाता है इन्हीं सारे एक्ट को देखने के लिए। ठीक है, फिनिश्ड स्टोर क्या है, इट इज़ पोर्शन ऑफ नॉन बॉन्डेड और बॉन्डेड लेबोरेटरी विच इज़ सेट अपार्ट फॉर द स्टोरेज ऑफ फिनिश्ड प्रिपरेशन। जो चीज़ें हमारी हो चुकी हैं उनको रखने के लिए। फिनिश का मतलब आपको पता है समाप्त होता है। लाइसेंसिंग की बात करें आप, तीसरा टॉपिक आ गया है, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन फॉर लाइसेंसिंग। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट प्रोवाइड दैट फ्रॉम सच डेट एज में बी स्पेसिफाइड नो पर्सन शैल एंगेज इन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ एनी ड्यूटिएबल गुड्स और देयर इंग्रेडिएंट और स्पेसिफाइड कंटेनर और लेवल्स फॉर सच गुड एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी in accordance with the terms and condition of license granted under this act. Every license shall be granted for a specific area and period subject to prescribed condition and restriction. तो लाइसेंस के बारे में वैसे तो आपको चीज़ें पता होंगी कि लाइसेंस वो होता है कि आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आप अगर मान लीजिए अल्कोहल के लिए कंटेनर भी बना रहे हैं तो आपके लिए कंटेनर बनाने के लिए अगर 40 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल, नॉट स्पेशल एंड नॉट स्टैंडर्ड, अगर 40 डिग्री सेल्सियस का आपको टेम्परेचर चाहिए तो वो आपके यहाँ मेंटेन हो, 40 नहीं होता वैसे तो, और अगर आपको 400 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए उसको बनाने के लिए तो इतना एरिया हो, तो ये सारी चीज़ें देखकर लाइसेंस दिया जाता है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है और वो एक स्पेसिफिक एरिया के लिए होता है। ऐसा नहीं कि आपने लाइसेंस ले लिया यहाँ झांसी में बनाने के लिए और बना रहे हैं आप जाके शिमला में, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, कंडीशंस क्या होती हैं अब आएंगी रियल वाली, अभी तो मैंने हवाई बताई थी केवल एक आइडिया के लिए। नो लाइसेंस फॉर एल्कोहलिक मेडिसिनल इज़ गिवन अनलेस देयर इज़ अ लाइसेंस इशूड अंडर DCA। मैंने DCA की अभी आपको बात की भी थी और DCA एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट भी है। अ लाइसेंस अंडर DCA कैन ओनली अप्रोच टू द एक्साइज कमिश्नर फॉर इशू ऑफ एल्कोहल इफ़ द फॉर्मुलेशन कंटेनिंग एल्कोहल और बीइंग मैन्युफैक्चर। देखिए, जब आप DCA पढ़ेंगे तो वहाँ आप शेड्यूल्स पढ़ेंगे और इन्हीं शेड्यूल के अंदर आपको लाइसेंस की पूरी अच्छे से जानकारी मिलेगी। यहाँ एक ओवरव्यू केवल मिल जाएगा और कुछ नहीं। तो
तो यहाँ क्लियर नहीं होगा, क्लियर होगा आपको DCA के शेड्यूल्स में। द लाइसेंस ऑन पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड फीस कैन बी ऑब्टेन्ड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड एंड आउटसाइड बॉन्ड ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एंड यूनानी मेडिसिन एज वेल एज फॉर बॉन्डेड वेयर हाउस। ठीक है, तो ये इन जगह बनाने के लिए होता है और उसके लिए जो चीज़ें चाहिए उसके लिए होता है। मैंने आपको चीज़ें बताई कि आपको 400 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं बताई है। प्रोसीजर क्या होता है मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड के लिए फॉर द एक्साइज कमिश्नर और मैन्युफैक्चर आउटसाइड बॉन्ड के लिए फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज ऑफिसर। ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस शुड बी सबमिटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड अलॉन्ग विथ फीस जो है वो ट्रेजरी चालान के थ्रू जाती है, सो एज टू रीच द लाइसेंसिंग अथॉरिटी एट लेस्ट 2 months बिफोर द प्रपोज डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। जब से आपको बनाना है उससे 2 महीने पहले लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, फ़ीस देनी पड़ती है, और जब आपको अप्रूवल मिल जाता है तब आप बना सकते हैं। ये नहीं कि हमें कल बनाना है और हमने आज लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। डिटेल्स होनी चाहिए, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट, इफ़ एप्लीकेंट इज़ अ फर्म देन नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, अगर कोई फर्म है इकट्ठा बना रही है तो जितने पार्टनर्स हैं उनका नाम। इफ़ एप्लीकेंट इज़ अ कंपनी देन नेम एड्रेस ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, मैनेजिंग एजेंट्स एंड रजिस्टर नंबर ऑफ कंपनी, अगर कंपनी है तो ये चीज़ें। नेम एंड एड्रेस ऑफ प्लेस, साइट ऑफ बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी कि आप कहाँ बना रहे हैं और किस टाइप की आपकी लेबोरेटरी है। अमाउंट ऑफ कैपिटल प्रपोज टू बी इन्वेस्टेड, आप कितना अमाउंट उसमें प्रपोज कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। नंबर एंड फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ वैट्स, स्टिल्स एंड अदर अपरेटस एंड मशीनरी विच द एप्लीकेंट विश टू सेटअप, आप क्या क्या मशीन्स लगाएंगे, क्या क्या अपरेटस लगाएंगे, उनकी आपको जानकारी देनी पड़ती है। मैक्सिमम क्वान्टिटीज़ इन LP लीटर्स ऑफ एल्कोहल और एल्कोहलिक कंटेंट इन फॉर्म ऑफ फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड प्रिपरेशन रिमेन एट एनी वन टाइम। आपके पास अगर किसी एक टाइम पे अगर कभी इन्वेस्टिगेट किया जाए तो कितना अल्कोहल मिलेगा पूरा दिया जाता है, उसमें ये नहीं देखा जाता कि क्या फिनिश्ड है, क्योंकि भैया प्रोसेसिंग चल रही है। मान लीजिए आज आया तो वो रॉ मटेरियल था, स्प्रेड स्टोर रखा है, कल बन गया, तो वो पूरा इकट्ठा देखा जाता है कि एवरेज के कितना अल्कोहल है बस। द काइंड एंड नंबर ऑफ लाइसेंस हेल्ड बाई द एप्लीकेंट एज पर DCA। ठीक है, तो DCA एक्ट के लिए जो चीज़ें हैं वो मिलनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेट डेट ऑफ स्टार्टिंग प्रोडक्शन, आप किस डेट से प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे ये डेट होनी चाहिए। इन केस ऑफ बॉन्डेड लेबोरेटरी स्टेटमेंट इंडिकेटिंग दैट एक्साइज ऑफिसर रिक्वायर्ड फुल टाइम और पार्ट टाइम, जो एक्साइज ऑफिसर होता है उसको भी लेना पड़ता है। इन केस ऑफ बॉन्डेड लेबोरेटरी आप आगे देखेंगे कि वहाँ एक्साइज ऑफिसर जो है वो उसी बॉन्डेड लेबोरेटरी के स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, उसके प्लेस भी स्टेट एंड एलिवेशन plant of laboratory building showing the location of rooms and doors. In case of firm, true copy of partnership deed. In case of company, list of directors, managers, copies of memorandum of association, articles of association and latest balances। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ देनी पड़ती हैं आपको। इंक्वायरीज बाई लाइसेंस अथॉरिटी, इंक्वायरी अब क्या होती है, ऐसा तो नहीं आपने झूठ कुछ दे दिया। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द टेक्निकल पर्सनस, जो आपके यहाँ टेक्निकल पर्सनस काम करेंगे उनकी क्वालिफिकेशन है भी कि नहीं, वो केमिस्ट्री के बारे में कुछ जानते भी हैं या नहीं। द इक्विपमेंट इन बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी, आपके यहाँ इक्विपमेंट जो आपने लिख के दिए हैं वो हैं या बस ऐसी हवाई लिख दी है नेट से निकाल के। सूटेबिलिटी ऑफ द प्रपोज बिल्डिंग फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ लेबोरेटरी, आपकी जो लेबोरेटरी है वो सही जगह पे है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है वहाँ लेबोरेटरी जहाँ है वहाँ शोर शराबा होता हो, धूल धक्कड़ होता हो, तो ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड की। काफ़ी लंबा लेक्चर देखिए मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि आज फ्लो कुछ ठीक नहीं है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ आज फिर से थोड़ी सी ठीक नहीं है, मूड आज थोड़ा ठीक नहीं है। तो मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड की बात करें तो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी रिएक्टिफाइड स्प्रिट इज इश्यूड विद सफिशिएंट सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्डेड लेबोरेटरी आइडियल रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। स्प्रिट स्टोर बताया था, रूम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिनल प्रिपरेशन ये भी बताया था, रूम फॉर स्टोरेज ऑफ फिनिश प्रिपरेशन ये भी बताया था, रूम फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ टॉयलेट प्रिपरेशन ये भी शायद मैंने बताया था। तो जितनी चीज़ें बताई थी वो सब तो होनी ही चाहिए। फिर एकोमोडेशन नियर द एंट्रेंस फॉर ऑफिसर इन चार्ज विथ नेसेसरी फर्नीचर, ये बात आएगी अभी एक्साइज ऑफिसर के आगे मैं डिटेल पढ़ाऊंगा। हम लोग कैसे पढ़ रहे थे ज्यूरिस, पहले शॉर्ट फिर डिटेल, तो उसी तरीके में पढ़ेंगे बिल्कुल, पहले शॉर्ट फिर डिटेल। एवरी रूम इन बॉन्डेड लेबोरेटरी शुड बियर अ बोर्ड इंडिकेटिंग द रूम एंड सीरियल नंबर,
तो हर रूम में जो है बॉन्डेड लेबोरेटरी में हर रूम में एक बॉन्ड होना चाहिए जो रूम को बताए और उसके सीरियल नंबर को बताए। ये चीज़ें बिल्कुल एसेंशियल होती हैं। ये ऐसा नहीं है आप अगर कभी गए हों कहीं इंडस्ट्री वगैरह में तो वहाँ ऐसे ही नहीं लिखा रहता, ये सब एसेंशियल हैं कि भैया पता चलता रहे। सिंक्स एंड वॉश बेसिन्स कनेक्टेड टू द जनरल ड्रेनेज ऑफ लेबोरेटरी, ये तो एसेंशियल चीज़ है ही है। गैस एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई शुड बी अरेंज सो दे कैन बी ईजिली कट एट द एंड ऑफ द डे। जब ये सारी चीज़ें जो हैं गैस और इलेक्ट्रिक सप्लाई, इनका वेस्टेज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि इनका वेस्टेज जो है वो वेस्टेज तो है ही, साथ में अगर गैस लीक होती रही तो एक बहुत बड़ा डिज़ीज़ भी कॉज कर सकता है, बहुत बड़ा डिफेक्ट भी कॉज कर सकता है वो। इसलिए ये सब इस तरह से अरेंज होना चाहिए कि जैसे ही लास्ट हो डे का आपके काम करने का टाइम ख़त्म हो, इन सबको तुरंत एक स्विच के अंदर बंद किया जा सके, ठीक है। विंडोज़ ऑफ द बॉन्डेड लैब शुड बी मेड अप ऑफ मेलेबल आयरन्स रॉड्स ऑफ प्रेस्क्राइब्ड डायमेंशन एंड शुड बी कवर्ड इनसाइड द स्ट्रॉन्ग वायर नेटिंग ऑफ मैश एंड नॉट एक्सीडिंग 25 mm। अब इसके बारे में मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा अभी आगे डिटेल में, तो वहाँ मैं आपको ज़्यादा जानकारी दूंगा। ओनली वन एंट्रेंस टू द बॉन्डेड लेबोरेटरी एंड वन डोर टू ईच ऑफ इट्स कंपार्टमेंट। हर कंपार्टमेंट का एक ही डोर होना चाहिए और एक ही एंट्रेंस डोर होना चाहिए, ठीक है। ऑल द डोर शुड बी सिक्योर्ड विद एक्साइज टिकट लॉक्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑफिसर इन चार्ज। हर डोर जो है वो लॉक होना चाहिए और जब ऑफिसर इन चार्ज एक्साइज ऑफिसर आए उसी के परमिशन के बाद खोला जाना चाहिए, ठीक है। नो अल्ट्रेशन इन द बॉन्डेड प्रोमाइसेस शैल बी मेड विदाउट एक्साइज ऑफिसर परमिशन। बिना एक्साइज ऑफिसर के परमिशन के कोई भी चीज़ नहीं अल्टर की जा सकती, वरना आप वहाँ रूम नंबर भी नहीं बदल सकते। All vessels intended to hold alcohol and other liquid preparation containing alcohol should bear distinctive serial number and full capacity। ऐसा ना हो कि भैया 1 लीटर की बोतल है और अल्कोहल पड़ा है 800 ml, ठीक है। तो ये भी होना चाहिए और उसका सीरियल नंबर भी लिखा होना चाहिए। ऑल द वेसल्स कंटेनिंग मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन ऑन विच ड्यूटी हैज़ नॉट बीन पेड शुड बियर एक्साइज टिकट लॉक्स। जिनके लिए अभी आपने ड्यूटी पे नहीं की है उन पे एक्साइज टिकट लॉक्स होने चाहिए और वो तभी खोले जाएंगे जब आप ड्यूटी पे करेंगे, ठीक है। ऑब्टेनिंग द रेक्टिफाइड स्प्रिट फ्रॉम वेयर हाउस, कि वेयर हाउस से कैसे स्प्रिट रेक्टिफाइड करेंगे। द स्प्रिट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्प्रिट वेयर हाउस अप्रूव्ड बाय द एक्साइज कमिश्नर। तो एक्साइज कमिश्नर पहले उसको अप्रूव करेगा। द इंडेंट शुड बी सेंट इन डुप्लीकेट एंड प्रेस्क्राइब फ्रॉम काउंटर साइंड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द लेबोरेटरी। एल्कोहल इज इशूड इन डली सील्ड कंटेनर्स एंड अंडर इंटीमेशन टू द एक्साइज ऑफिसर कंसर्न, ठीक है। तो एक्साइज ऑफिसर के अंडर में ही होते हैं, ये मेन है और इसीलिए मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और ये एक सील्ड कंटेनर में होता है, ऐसा नहीं है कि आप ले आ रहे हैं वहाँ से 10 लीटर की बड़ी सी कंटेनर और उस कंटेनर में से 10-20 ml फैलता चला जा रहा है, ऐसा ना हो, ठीक है। एल्कोहल इज इशूड इन डली, ये तो बता ही दिया। कॉस्ट प्राइस ऑफ सच रेक्टिफाइड स्प्रिट शैल बी पेड बाय द लाइसेंसी टू डिस्टिलर और वे हाउस ऑफिसर। इसकी कॉस्ट भी जो है वो पे करनी चाहिए। नो वेस्टेज ड्यूरिंग ट्रांसशिपमेंट इज परमिसिबल एंड फॉर एनी लॉस ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरर एक्साइज ड्यूटी हैज़ टू पेड। और अगर कोई लॉस आप करते हैं ऐसा सील्ड के बाद भी अगर आप ट्रांसपोर्ट उसका घटिया तरीके से कराते हैं तो फिर जो है उसका लॉस होगा किसी गलती की वजह से, तो उसके लिए आपको भैया पेनाल्टी होगी, ठीक है। तो ये फिर से आ गई वो पीपीटी, सॉरी ये मेरी मिस्टेक है क्योंकि कुछ मन थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए हो जाता है कभी कभी। वेरिफिकेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्प्रिट रिसीव्ड। अब जो आपको मिल गई है उसका वेरिफिकेशन भी होना चाहिए कि हमें हाँ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ही मिला है 98% 100%, ऐसा तो नहीं वो 80% मिल गया हो। ऑन इट्स अराइवल इन बॉन्डेड लेबोरेटरी एल्कोहल इज़ मेजर्ड इन वॉल्यूम एंड स्ट्रेंथ, और ये भी देखा जाता कि वो वॉल्यूम सही है कि नहीं, अभी बात हो रही थी ना, ठीक है। एंट्रीज आर मेड इन रजिस्टर एंड स्टोर्ड इन स्प्रिट स्टोर रूम अंडर एक्साइज लॉक विथ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्साइज ऑफिसर इन चार्ज एंड ऑफिसर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी अपना ऑफिसर होता है। तो इस सारी एंट्रीज़ की जाती हैं, कितना आया, कितना उसमें था, क्या स्ट्रेंथ थी, फिर उसको आराम से स्पिरिट स्टोर में रख दिया जाता है। द एल्कोहल इज इशूड फ्रॉम स्पिरिट स्टोर फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर रूल्स, ठीक है। तो अब स्पिरिट स्टोर से जो है टाइम जितना चाहिए होता है प्रोसीजर के लिए उतना दिया जाता है, ऐसा नहीं इकट्ठा दे दिया जाता। इशू ऑफ रेक्टिफाइड स्प्रिट
फ्रॉम स्टोर टू मैन्युफैक्चर। ठीक है, अब स्टोर से कैसे मैन्युफैक्चरर को मिलता है, तो द मैन्युफैक्चरर शुड कैलकुलेट रिक्वायरमेंट ऑफ एल्कोहल एंड हैंड इट ओवर टू द ऑफिसर इन चार्ज। आपने देखा होगा शायद कभी कि प्रैक्टिकल आप जब करते हैं, अभी आपने शायद पीओसी में प्रैक्टिकल्स किए होंगे, मेडिसिनल का भी शायद एक आध प्रैक्टिकल किया हो, तो वहाँ आप क्या देखते हैं कि आपको बाकायदा रिक्वायरमेंट लिखाई जाती है कि इन्हें 10 ml एल्कोहल दे दीजिए, इन्हें 10 ml ये दे दीजिए। तो वो उसी तरह से वहाँ भी होता है, वहाँ मैन्युफैक्चरर जाता है कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट है तो उसको उतना दे दिया जाता है। ऑफिसर इन चार्ज देन इशू द एल्कोहल टू द मैन्युफैक्चरर, और वो उसको देख लेता है कि हाँ ये रिक्वायरमेंट ओके है, तब वो इशू कर देता है। ऑल इंग्रेडिएंट्स शुड बी केप्ट रेडी एंड ऑन रिसिप्ट ऑफ एल्कोहल द सॉल्वेंट शुड बी मिक्सड इमीडिएटली इन प्रेजेंस ऑफ ऑफिसर इन चार्ज। और फिर ऑफिसर इन चार्ज के प्रेजेंस में ही जैसे ही एल्कोहल मिलता है तुरंत सारे सॉल्वेंट्स उसमें डाल के इमीडिएटली प्रिपरेशन बनानी है। ये नहीं कि ला के रख लिया एल्कोहल और बना रहे हैं 2 दिन तक, ऐसा नहीं। The percolators or other vessels containing alcohol during the process of manufacturing and storage should be labeled with the name of the product, batch number, description, quantity of alcohol used, date of manufacture and quantity of preparation removed। बाद में ये सारी चीज़ें भी रखनी पड़ती हैं। The preparation should be immediately removed to the finished store, make entry from the register for quantity and given a batch number। हर का अपना एक बैच नंबर होता है। जैसे आप लोग भी स्टूडेंट हैं तो आप लोगों का भी एक फिक्स बैच नंबर होगा कि आप लोगों ने इस साल से इस साल तक काम किया। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी अपना एक बैच नंबर होता है। ठीक है, और उसको तुरंत फिनिश्ड स्टोर में, यानी कि बन गया तो फिर वहीं रख लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किचन में खाना बना लिया बस रख लो, फिर खाएंगे तब देखेंगे। ठीक है, उसको इमीडिएटली फिनिश्ड स्टोर में रखना होता है। अप टू 200 ml फ्रॉम ईच बैच इज परमिटेड टू विथड्रॉन विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कोहलिक स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन। 200 ml हर बैच से निकाल लिया जाता है क्योंकि इसकी एल्कोहल की स्ट्रेंथ भी देखनी पड़ती है। अ सेपरेट अमाउंट ऑफ सैंपल्स यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर पर्पस ऑफ एनालिसिस इज मेंटेन्ड। ठीक है, एक अलग अकाउंट बनता है, अमाउंट ऑफ सैंपल्स यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर पर्पस ऑफ एनालिसिस इज मेंटेन्ड। ये एक अकाउंट को बनाया जाता है अलग से। फिर स्टोरेज ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, बन गया प्रोडक्ट। पूरी प्रोसेस प्रैक्टिकली चल रही है, आप बस इंटरेस्ट से देखिए। पहले हम अल्कोहल लेके आए थे, उसको स्टोर में रखा, फिर स्टोर में हम अपनी रिक्वायरमेंट लेके गए कि हमें इतना चाहिए, वहाँ से लेके आए, लेके आने के टाइम पे क्या हुआ, फिर उसको यूज़ कैसे करेंगे, यूज़ करने के बाद प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट को किस तरह से मेंटेन करना है, अब उस प्रोडक्ट को कैसे रखना है। बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज़ें हैं। खाना से रिलेट कर लो तो भी आप मान लेंगे, या आपने जो प्रैक्टिकल्स किए हैं उनसे रिलेट करके आप पढ़ेंगे तो मैटर हो जाएगा। बस आपको मैटर को 1-2 बार पढ़ना है। ठीक है, और मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में चीज़ें लेके आता हूँ और ख़ुद भी कोशिश करता हूँ कि अच्छे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊँ। शुड बी स्टोर्ड इन बल्क जार ऑफ बॉटल्स, तो बल्क जार्स में या बॉटल्स में रखना चाहिए। मोर देन 2273 ml कैपेसिटी होनी चाहिए जिनकी। प्रिपरेशन रेडी फॉर इशू सेल बी फिल्ड इन कंटेनर नॉट लेस देन 57 ml कैपेसिटी, इससे कम नहीं होनी चाहिए। एवरी कंटेनर शुड बी प्रॉपरली लेबल्ड, हर कंटेनर को लेबल मिलना चाहिए एक प्रॉपर। ठीक है, अरेंज्ड सिस्टमेटिकली ऑन द रैक फॉर रेडी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैच, शुड बी स्टोर्ड फॉर पीरियड ऑफ 3 years और मोर विद परमिशन ऑफ एक्साइज कमिश्नर। 3 साल तक उसको रखा जा सकता है, और ज़्यादा रखना है तो आपको एक्साइज कमिश्नर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो देता है तो ठीक है। अब इशू ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम बॉन्डेड लैब, अब उसको इशू करेंगे तो एप्लीकेशन एंड प्रेस्क्राइब फ्रॉम टू द एक्साइज ऑफिसर इन चार्ज। ठीक है, he will check the entries and ask the manufacturer to pay the duty accordingly, then he will issue a permit and allow the required quantities to be removed। ठीक है, फिर अब भैया खाना बन गया तो खाना भी पड़ेगा ना, तो वो एक कहानी आ गई थोड़ी सी। तो रिलेट एक ट्रिक मैंने बता दी खाने से या प्रैक्टिकल से। अब आपको आपकी इच्छा है कैसे आप रिलेट करके पढ़ते हैं। देखिए, काफ़ी कुछ मैंने इस लेक्चर के अंदर आपको बताया, काफ़ी डिटेल के अंदर बताया। ठीक है, जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने आपको बता दिया। एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए, कुछ मूड मेरा भी ठीक नहीं है और ज्यूरिस जो है वो थ्योरी है, ये आपको भी पता है, फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में, ट्रिकी वे में और इजी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ। अगला जो होगा वो इसी की डिटेल होगी। मैंने आपको बताया कि हम लोग पहले शॉर्ट पढ़ते हैं फिर डिटेल पढ़ते हैं, तो ये लेक्चर चूँकि बहुत लंबा हो जाता, 28-30 मिनट का हो चुका है, तो इसलिए जो है अब अगले लेक्चर के अंदर हम लोग इसकी डिटेल पढ़ेंगे। सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। भैया मोटिवेशन तो मिलना चाहिए। कमेंट करिए अगर कोई क्वेरी हो तो, अगर हो, वैसे तो नहीं होगी, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है।
नंबर है मेरा 9140403649। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको नोट्स दे दूँगा, आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा। कोई क्वेरी है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं, मुझसे चैट कर सकते हैं। लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट, शेयर करिए अपने दोस्तों से, व्यूअर्स बढ़ेंगे तो मोटिवेशन बढ़ेगा तो और वीडियोस बनाऊंगा। और कमेंट करिए कि मेरा एफर्ट आपको कैसा लग रहा है, कहीं कोई कमी हो तो हमें अपना समझ के ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लग रहा हो तो आप बताइएगा कि हाँ आपका एफर्ट अच्छा लग रहा है। धन्यवाद।